आज हम लोग को पढ़ना है थीन प्रिज्म। थीन प्रिज्म जिसका एंगल कितना होना चाहिए, ए का 4 अंश से लगभग 5 अंश, 5 डिग्री तक। ठीक है, 4 डिग्री से 5 डिग्री तक। अब यहाँ पे एक थीन प्रिज्म बनाइए, इसके लिए डेविएशन एंगल निकालना है। यहाँ पर यह एंगल दे दिया कितना, ए। ठीक है, एक लाइट ग्रे या स्ट्राइक की बात नहीं करी। यह एंगल हो गया आई, यह एंगल हो गया R1। यहां नॉर्मल ड्रा करेंगे, ये बाहर निकल गई। यह एंगल हो गया इमरजेंट, यह हो गया R2। जनरल प्रिज्म के लिए जो आप डेल्टा पढ़े थे, क्या पढ़े थे, I प्लस E माइनस ए। यह थीन प्रिज्म है, थीन मतलब ए स्मॉल है, ए स्मॉल है, तो आई भी इसका बहुत छोटा होगा, क्योंकि स्मॉल का मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये थीन प्रिज्म है तो ये आ कैसे स्ट्राइक करके बाहर भी निकल जाए, यानी पैरा एक्सियल होता है। क्या होता है, पैरा एक्सियल। यानी थीन प्रिज्म में जब भी लाइट रेज स्ट्राइक करेगी तो क्या हो जाता है, पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल का मतलब आई की वैल्यू बहुत ही छोटा। ठीक है, तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, स्मॉल। जब आई स्मॉल होगा तो R1 भी स्मॉल होगा, तो R2 भी स्मॉल होगा, फिर ई भी क्या हो जाएगा, यानी सब स्मॉल होगा, सब बहुत ही छोटे होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, n। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो इसको क्या लिखोगे, इसके लिए अगर इक्वेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इनटू साइन आई इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, n, और इसको क्या लिखोगे, साइन R1। जब i और r सब छोटा है, इसको भी लिख सकते हो, i लिख सकते हैं केवल साइन थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू NR1। यह हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड, अगर अब सेकेंड क्या हो रहा है, वो n से e में जा रहा है, तो सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, n साइन R2 इक्वल टू 1 इंटू साइन e। इसको भी क्या लिख देंगे, NR2 इक्वल टू, बस यही वैल्यू दोनों इसी में पुट कर दीजिए, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, NR1, चलो यहां लिख देता हूं प्लस R2 कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा ना, माइनस ए। R1 प्लस R2 की वैल्यू ए, तो यहाँ पे क्या आ गया, NA माइनस ए इक्वल टू डेल्टा, या डेल्टा इक्वल टू क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू, बस ए थीन प्रिज्म के लिए डेल्टा की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े ना। अब है ग्राफ। ग्राफ किसमें किसमें, डेल्टा और आई में, डेल्टा और आई में। इसको एक चीज समझिए आप, जैसे मान लो कि अगर एक प्रिज्म ले लो, दो फिगर बना रहा हूं, ऐसे ग्राफ बनता है। ये आपका एंगल हो गया, किस एंगल पे स्ट्राइक किया है, आई पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन। आगे ले, ये R1 हो गया, और ये R2, ये आपका प्रिज्म का एंगल ए। दूसरा फिगर देखो, ई कर दिया जाए, ये क्या हो जाएगा, R2, ये हो गया R1, ये हो गया I। दोनों में क्या डिफरेंट नजर आ रहा है तुमको, दोनों फिगर में क्या है। अगर मान लो कि अगर ये 60 डिग्री पर स्ट्राइक किया, ध्यान देना, और ये मान लो निकला कितने पे, 30 पर। अब ई को क्या कर दिया गया, 30, तो आई क्या हो गया, 60। आई और ई को ट्रांसफर करने से क्या चेंज नहीं हो रहा है, डेल्टा। डेल्टा कांस्टेंट होगा कि नहीं दोनों में, देखो आई के बराबर अगर ई को कर दो तो डेल्टा के मान में कोई चेंजिंग होगा, क्योंकि डेल्टा इक्वल टू क्या पड़े हो, आई प्लस ई माइनस ए।
इसका मतलब डेल्टा की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां आई और ई दोनों बराबर होंगे। हमेशा डेल्टा आई और ई को हम चेंज करते जाएं, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, डेल्टा की वैल्यू सेम होगी। एक ग्राफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात। ये आपका डेल्टा है और ये आई है। जो ग्राफ इसका स्पेशली बनता ना ऐसे बनता। ये आपका यहाँ एक पॉइंट ले लो जहां से शुरू हो रहा है और ये आपका यहाँ आ गया। यह वैल्यू आपकी हो गई I1 और ये हो गया I2 और यहाँ क्या हो गया I इक्वल टू ई। जहां I इक्वल टू ई होता है यही आपका डेल्टा मिनिमम है, लेकिन और ये आपका हो गया डेल्टा मैक्सिमम। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, मैक्सिमम कब होगा? जब I की वैल्यू मैक्सिमम होगा। देखो डेल्टा मैक्सिमम के लिए I की वैल्यू मैक्सिमम और डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू मिनिमम। और यहाँ पे I2 यानी I1 अगर मैक्सिमम है तो I2 भी कितना होगा? मैक्सिमम ही होगा। और वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? π/2 90 अंश ही होगा, जिसको कहते हैं ग्रेजिंग रेज। जैसे कल जो क्वेश्चन दिए थे ना, वो क्या था? ग्रेजिंग था, यानी वो I की वैल्यू क्या था यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर जा रहा था। तो ये जो होता है इसको कहते हैं ग्रेजिंग, यानी I2 मैक्सिमम होगा और I इक्वल टू ई क्या हो जाएगा? मिनिमम होता है, लगभग 0 डिग्री के इक्वल। ये आपका ये ग्राफ बनता है इसमें। अब यहाँ पे एक चीज देख लो, यह जो वैल्यू होगी क्या होगी? x1 और यह वैल्यू क्या हो गया? x2। तो ये हमेशा अधिक होता है इधर, और ये आपका मिनिमम यहाँ से कम होते हुए अधिक तक जाता है। तो इसका मतलब हमेशा x2 जो होगा वो क्या होगा? x1 से अधिक होता है। एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। यह जो दो वैल्यू होता है I इक्वल टू, ये जो मिनिमम वैल्यू आती है इधर क्या होता है? वैल्यू बढ़ती जाती है और ए वाली वैल्यू कम होती है। तो हमेशा जो ए वाली वैल्यू होती है x2 का जो डिस्टेंस होता है हमेशा x1 से अधिक होता है, हमेशा x1 से अधिक होता है। जैसे इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लो कि डेल्टा मिनिमम के लिए, किसके? डेल्टा मिनिमम के लिए I इक्वल टू दे दिया कितना? 30 डिग्री। I इक्वल टू किसके लिए? डेल्टा मिनिमम पे I की वैल्यू, हाँ, और एक अनदर डेल्टा दे दिया। एक अनदर डेल्टा के लिए I की वैल्यू कितना दे दिया है? 24 डिग्री। ठीक है, तो फिर ये क्वेश्चन है डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू 30 डिग्री। फिर कह रहा है कि एक अनदर डेल्टा कोई है, मान लो बीच। ये क्वेश्चन यही है, ये आपका डेल्टा हो गया, ये आपका I हो गया, ये आपका डेल्टा मैक्सिमम हो गया। एक डेल्टा की वैल्यू मान लो यहाँ दिया है, ये डेल्टा है, इसकी पहली वैल्यू कितना दिया है? ये आपकी I इक्वल टू कितना हो गया? ई की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में दिया तुम्हारा ये पहला वैल्यू दिया डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू कितना दिया है? 30। ये दिया, ध्यान देना, ये डेल्टा मिनिमम के लिए है। डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू कितना हो गया? ये 30 हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरे डेल्टा के लिए, दूसरे डेल्टा के लिए ए की वैल्यू कितना दिया है? 24 डिग्री दिया है, 24 डिग्री। तब ई की वैल्यू क्या होगी? तब ई की वैल्यू क्या होगी? समझे? पहला जो दिया है ये डेल्टा मिनिमम के लिए I की वैल्यू कितना दिया है? 30 डिग्री। फिर दूसरा कह रहा है कि दूसरे डेल्टा के लिए I की वैल्यू कितना दे दिया है? 24 डिग्री। तब फिर अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जब ये I 24 डिग्री है तो इसके लिए ई की वैल्यू क्या होगी? ये निकालना है। कैसे निकालोगे? ये 24 और ये 30 है। 30। देखो यहाँ पे ऑप्शन वही जो 30 34 35 36 37 उसी में। यहाँ पे एक चीज देखो, ये जब डेल्टा, ये क्या था? ये मिनिमम है, या डेल्टा मिनिमम में I इक्वल टू क्या हो गया? ई। और ये कितना डिग्री है? 30। इनके बीच का डिफरेंट कितना है? 6। ठीक है, और ये दूसरा डिफरेंट आपका क्या होगा? अब इसके लिए देखो, ये आपका यहाँ पे आया तो दोनों सेम हो गया,
लेकिन इस डेल्टा के लिए ये आपका I1 हो गया और ये दूसरा क्या हो गया, ये वैल्यू निकालनी है। I2 मतलब यहीं पे आपका E होगा, इसके लिए E, क्योंकि इसके लिए जब मिनिमम है ये, इसके लिए मिनिमम में I और E आपस में क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। अब इसका इस वाले डेल्टा के लिए इसका वैल्यू कितना दे दिया है, 24। तो दूसरा पूछ रहा है कि E की वैल्यू क्या होगी। तो अब बताओ यहां से यह डिस्टेंस कितना, 24 6 30। और अभी आप पढ़े हो ये न्यूमेरिकल फार्मूला वगैरह से नहीं लगना है, क्या पढ़े हो, x2 हमेशा क्या होता है, x1 से अधिक होता है। तो 24 ये 6 का डिफरेंट कितना हो गया, 30 है, इसमें 6 का डिफरेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 36। यानी जो भी वैल्यू आना चाहिए 36 से ज्यादा आना चाहिए। मेन कॉन्सेप्ट इसका ही था कि x2 हमेशा x1 से, तो x2 x1 से अधिक होगा तो कितना आएगा उसमें ऑप्शन में, 37, क्योंकि बाकी सब उससे कम थे। समझ पाए इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे यह I की वैल्यू E के इक्वल है और उसकी वैल्यू कितना दिया है, 30। यह डेल्टा मिनिमम के लिए है। अनदर डेल्टा क्या दे दिया है, 24 डिग्री, तब कह रहा है उसका E की वैल्यू क्या होगी। दूसरे के लिए देखो इस डेल्टा के लिए आपका ये हो गया, ये तो इक्वल हो गया। यह वैल्यू जब x1 है तो ये x2 होगा, और x2 हमेशा x1 से बड़ा होगा। तो इससे जब यह 24 और 6 30 है तो इसका मतलब 30 6 36, 36 से अधिक ही होगा। हाँ तो ऑप्शन दिया नहीं है, 30 34 35 37 38 नहीं देगा, जो देगा अधिक उससे वही होगा, जो मतलब इस डिग्री से इसको जोड़ने के बाद जो उससे अधिक होगा। ठीक है, समझे क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन इस पे हो गया। लेकिन ये बताओ ये जो ग्राफ कैसे बना, ये जानोगे कैसे ग्राफ आया है, ये ग्राफ कैसे आया है, ग्राफ का इसका कैसे है, I R1 R2 और ये क्या हो गया E, ये हो गया N। इसके लिए क्या लिखोगे आप, 1 साइन I इक्वल टू N इंटू साइन R1। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन I अपॉन N हो जाएगा ना। ठीक है, अब दूसरे के लिए लिखो तो इसको क्या लिखोगे, N साइन R2 इक्वल टू 1 साइन E। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N N साइन, नहीं क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना, साइन, सही है, ठीक है, गलत है, ये सही है, मैथ वाले बताओ भाई, सही है कि नहीं, यह किस, सही है, अरे वाह, बताओ बाय वाला बता दे रहा है। अच्छा अच्छा, ई अगर ई इक्वल टू लिखो तो तब यहाँ पे साइन इनवर्स एन साइन R2 हो, यह ई की वैल्यू निकला और ए R1 की वैल्यू निकला, R1 प्लस R2, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस R1, ए हो जाएगा। अब इसमें डेल्टा की वैल्यू अगर लिखो तो I प्लस ई माइनस ए, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I कुछ नहीं है, प्लस ई की वैल्यू कितना निकला है, साइन N साइन R2, R2 की वैल्यू ए माइनस, इसको ऐसे लिख रहा हूं, ए माइनस R1 की वैल्यू साइन इनवर्स साइन I अपॉन N, हो गया ना, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, माइनस ए आपका इक्वेशन निकला किसका, उस ग्राफ का, साइन इनवर्स है I प्लस साइन,
अब बताओ यह इक्वेशन पैराबोलिक के रूप में है क्या? तो इसलिए वो कभी पैराबोलिक नहीं। अच्छा, ये निकाला कैसे गया, ध्यान दो यहाँ पे। एक क्यों इक्वेशन? क्योंकि हमको डेल्टा और आई के रूप में ही चाहिए, R1 R2 का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें देखो डेल्टा और आई, क्योंकि ये की वैल्यू तो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चेंज क्या होगा, सिर्फ आई की वैल्यू देखो चेंज होगी। अब डेल्टा और आई के बीच आई की वैल्यू चेंज करते जाओ तो ग्राफ जो बनेगा आपका, यही ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। मैक्सिमम केवल होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब I2 की वैल्यू क्या हो जाए, π/2, या I1 की वैल्यू π/2, ये मैक्सिमम है। और जब मिनिमम जितना होगा वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के इक्वल, ठीक है। ये डेल्टा मैक्सिमम है, ये डेल्टा मिनिमम है, बाकी बीच में बहुत सारे डेल्टा आएंगे जिसकी वैल्यू अलग अलग होगा। तो ये ग्राफ, इस ग्राफ के लिए यह इक्वेशन है, आई प्लस साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस साइन इनवर्स साइन ए बाई साइन आई अपान एन, एक ब्रैकेट में माइनस ए। देखो कहाँ ये वैल्यू रखा गया है, इसी में ये रखा गया है, ई की जगह ये वैल्यू रख दिया गया। और जैसे ही R2 की वैल्यू आया, इस R2 की जगह यह रखा गया, जैसे ये रखे वैसे R1 की वैल्यू, समझ पा रहे, वैल्यू कहां कहां से कैसे रखा गया है। मेन ये है डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए। अब यह ई की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के रखा गया, क्योंकि हमको आर को एलिमिनेट करना है, खत्म, मतलब उसको समाप्त करना है, आर नहीं आना चाहिए, केवल हमको आई और डेल्टा के बीच में निकालना है। और एक कांस्टेंट ही है तो इससे कोई मतलब है नहीं, वो फिक्स ही रहेगा। तो इसलिए उसको समाप्त करने के लिए इन दोनों इक्वेशन से आई, ई और R1 की वैल्यू निकल गई, बाकी R2 की वैल्यू जान ही रहे हो। तो अगर इसमें रखेंगे तो इक्वेशन मिलेगा ना सीधे सीधे। थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है बहुत आसान चीज है। यह उस ग्राफ के लिए यह इक्वेशन, और इसी इक्वेशन से वो ग्राफ बना है, ठीक। हालांकि किताब में नहीं दिया है आपके, ठीक है, ये आपकी किताब में ये कंडीशन लेवल में चले जाओगे ऊपर, ये इक्वेशन पूछा है, लेकिन इनमें से उसका ग्राफ कौन सा है। और एक चीज और ध्यान दो, यहाँ का जो हमेशा ये x1 जो होगा वो हमेशा x2 से छोटा होगा, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछा हुआ है, ठीक। इस ग्राफ से दो चीजें आपको नया मिला, ठीक। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्वेश्चन को बताइए, ये थीन प्रिज्म के लिए ही है, क्यों गड़बड़ हो रहा है। ये मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये थीन है तो अब सेंटर से लो, ये सेंटर यहाँ से दोनों बराबर ही हो जाएंगे। ये मान लो कि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, ए, और यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट माने कोई आदमी देख रहा है, तो यह ऑब्जेक्ट इसको कहाँ दिखाई देगा, प्रिज्म से वह ऑब्जेक्ट इसको कहाँ दिखाई देगा, बताइए। सोच के बताओ एक बार। कहाँ दिखेगा, जहाँ है उससे नीचे दिखेगा, अच्छा। ऊपर होगा, कितना ऊपर होगा, इसके लिए तो निकालना है। इसी कहते हैं एपारेंट शिफ्ट फॉर ए थीन प्रिज्म। हेडिंग क्या है इसका, एपारेंट शिफ्ट हिंदी में इसको कहेंगे आभासी, आभासी प्रतिबिंब लिख सकते हैं इसको, आभासी प्रतिबिंब किसके लिए, प्रिज्म के लिए। बस ये आप समझो कि एक प्रिज्म है, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ से ए डिस्टेंस पर रख दिया गया, तो ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, बस। कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला, ये बहुत ही थीन है, थीन मतलब भैया यहाँ मान के चलो, जब ये थीन यहाँ है तो इसका मतलब है कि अगर ये लाइट की रेज यहाँ से ऐसे इस ऑब्जेक्ट से सीधे निकलेगी, या यहाँ थीन है तो मतलब ये बाहर निकलेगी ऐसे,
ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, मान लो ऐसे सीधे जाती है, ये आपका क्या निकल गया, डेल्टा। दूसरा लाइट की रेज मान लो इसको ऐसे ले गए, अरे इसका ये थीन का मतलब यहाँ है, तो ये रिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे निकल गई। यहाँ पे भी आप ऐसे नॉर्मल ड्रा करोगे, ये क्या हो गया, डेल्टा टू। इन दोनों रेज को आगे की तरफ बढ़ा हुआ, ये कहाँ आके मिला, यहाँ पे। जो ऑब्जेक्ट यहाँ था वो आके कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर। तो ये शिफ्ट हो गया, यहाँ पे यस लिख देता हूँ, ये इमेज आके यहाँ पे, समझ पा रहे हो ना। यह जो सरफेस है ये बहुत पतला है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, मान लो यहाँ से ये डिस्टेंस, जो लाइट की यहाँ से बाहर जाएगी ना ऐसे, वही चीज बताया हूँ, तो ये डेल्टा वन हो गया। ऐसे ही ले जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टू हो जाएगा। इन दोनों को मिलाओगे, जहां मिलेगा वही आपका इमेज बन जाएगा। तो ये शिफ्ट हो गया। अब बताओ अगर यह डेल्टा है, यह आपका डेल्टा है, तो ये भी क्या होगा, अगर यह डेल्टा तो क्या ये भी डेल्टा होगा, होगा ना। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, टेन डेल्टा इक्वल टू यस अपॉन ए। डेल्टा बहुत छोटा है, क्योंकि यह क्या है, ए की वैल्यू बहुत छोटा है, थीन है। डेल्टा की वैल्यू भी बहुत छोटा होगा, आई की वैल्यू छोटा, तो डेल्टा भी, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस अपॉन ए। तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल ए होगा ना, ये स्मॉल ए हो गया, तो यस इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा ए। बाकी डेल्टा की वैल्यू क्या पढ़े हो, n माइनस वन इंटू ए, थीन पतले के लिए, थीन प्रिज्म के लिए n माइनस वन इंटू ए, अभी बताया हूं, इंटू ए। ये आपका फार्मूला हो गया, ध्यान रखना, n माइनस वन ए इंटू ए। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, और बाकी ये आपका n माइनस वन इंटू ए आपका फार्मूला हो गया। तो ये पारेंट शिफ्ट के लिए फार्मूला हो गया, यानी यस जो ऑब्जेक्ट अगर तीन प्रिज्म के इधर रखा गया है और दूसरी तरफ से अगर कोई ऑब्जर्वर अगर उसको देख रहा है, तो जो इमेज शिफ्ट होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, n माइनस वन ए इंटू ए। समझे। उसी का मल्टीप्लाई कर देना है बस, वह शिफ्ट है। ये फार्मूला तुम लोग नहीं पढ़े होगे। अच्छा ये बताओ, ये मालूम है क्यों नीचे क्यों नहीं आएगा, हमेशा लाइट की रेज उसके बेस की तरफ बेंड होती है, तो जब बेस की तरफ बेंड होगी तो रिफ्लेक्टेड रेज को आगे बढ़ाओगे तो हमेशा ऑब्जेक्ट किधर दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ठीक, तो जहां ये ऑब्जेक्ट है वह उससे ऊपर दिख रहा है, यहाँ नहीं दिखेगा, तो कितना ऊपर दिख रहा है, ये से मल्टीप्लाई कर दो बस, डेल्टा। ये सिंपल सा, इस पे देख लो, एक बार कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। एक बार सब देख लो। ये तो आपका रिवीजन हुआ है। दूसरा, ये आपका थिन प्रिज्म के लिए डेरिवेशन कैसे हुआ देख लो, डेट से आई है शेप इसका। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण हो गया। तो जब जैसे ही पतला प्रिज्म होगा उसकी वैल्यू 4 से 5 डिग्री तक होगा, उसमें ए भी स्मॉल, आई भी स्मॉल, आर वन स्मॉल, ई स्मॉल, सब स्मॉल। ठीक है, जब सब स्मॉल होंगे तो बाकी डेल्टा की वैल्यू जनरल फार्मूला पड़े ही हो। बाकी अगर इससे निकालेंगे आई और आर सब सेम है, तो इससे आई की वैल्यू निकल गई और बाकी आपकी ई की वैल्यू निकल गई, दोनों वैल्यू इसी में पुट कर दिया गया, आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, सेकेंड, ये ग्राफ हो गया आपका। ठीक, ग्राफ हमेशा डेल्टा और आई के बीच, मानी जो डेल्टा डिपेंड करेगा हमेशा किस पे, आई पर। आई मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90, और उसी को क्या कहते हैं, ग्रेजिंग लिखा रहता है, देखना आपको उसमें ग्रेजिंग रेज। ग्रेजिंग रेज का मतलब क्या हो गया कि वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। सेकेंड,
आपका ये हो गया, ये ग्राफ के लिए या इक्वेशन हो गया। कैसे आया ये भी देखो पता है, कुछ नहीं किया गया, ठीक। आई की वैल्यू निकालोगे करके जो भी रखा गया ये हो गया। ये आपका निकल गया एपरेंट शिफ्ट के लिए फार्मूला ये हो गया। नेक्स्ट और लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कल इसका प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला। देखो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एक लाइट की रेज यहाँ पे स्ट्राइक कर रही, बात नहीं करो, या ए है, इसको मान लो पी क्यू आर, ये आपका आई हो गया, ये आपका R1 हो गया, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू दे दिया है, C इक्वल टू दे दिया, मान लो n ये दिया है, और यहाँ पे C की वैल्यू दे दिया है कितना, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/, होता है ना, C इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। तो ये लाइट की रेज यहाँ पे जाके ये इधर न क्रॉस करे, PIR हो जाए, क्या हो जाए, PIR हो जाए। तो I और R की वैल्यू, मतलब इसमें I और E की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए, I और E की ऐसी वैल्यू फाइंड करिए जिसपे क्या हो जाए, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए। तो कंडीशन क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो यहाँ पर, क्योंकि यही इसी डिपेंड करेगा कितना हो कि वो TIR हो जाए। तो कैसे निकालेंगे TIR। अब TIR का मतलब देखो यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, ये TIR होगा, समझो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आप पढ़े थे I की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, C से अधिक होना चाहिए, ये कंडीशन याद है ना सबको। तो अब यहाँ से आपको TIR होना है, तो यहाँ पर R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, C से, ये समझ में आ रहा है ना, R2 की वैल्यू हमेशा C से अधिक होना चाहिए। तो R2 की वैल्यू C से अधिक हो तो इसका मतलब R2 की वैल्यू तो भाई, लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू चेंज करोगे तो R1 की वैल्यू चेंज होगी, R1 की वैल्यू चेंज होगी तो R2 की वैल्यू भी चेंज होगी। तो R2 का कितना वैल्यू लोगे, तो R2 का एक मिनिमम वैल्यू ले लें जो C से अधिक होगा, यानी R2 क्या हो जाए, ये मिनिमम हो जाए, एक मिनिमम वैल्यू ले लें, उससे मिनिमम ना हो, और वो वैल्यू हमेशा क्या हो, C से बड़ा हो, ठीक है। बाकी आप पढ़े हो क्या, R2 इक्वल टू A माइनस R1, यही पढ़े हो ना। तो ये R2 मिनिमम होगा कब, जब R1 की वैल्यू मैक्सिमम होगा। मान लो एक प्रिज्म में फिक्स है, A की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो यहाँ R1 की वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम होगा, तो R2 की वैल्यू क्यों, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे तो R1 जितना अधिक लेंगे उतना ही इसमें से माइनस करोगे, R2 की वैल्यू कम होगी। यानी इसका मतलब यह है कि R2 मिनिमम कब होगा, जब R1 मैक्सिमम होगा, और R1 मैक्सिमम के लिए क्या चाहिए, I मैक्सिमम, I जितना मैक्सिमम होगा वही, तो I मैक्सिमम कितना हो सकता है, 90 डिग्री, I 90 डिग्री। और जैसे I 90 डिग्री होता है वैसे ही R2 मिनिमम इक्वल टू A माइनस C। क्यों, R1 किसके इक्वल हो गया, R1 मैक्सिमम होगा तभी R2 मिनिमम होगा, और R1 मैक्सिमम जब कब होगा, जब I और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी C, तो R2 मिनिमम इक्वल टू A माइनस C लिखा जा सकता है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे लिखा गया R2 मिनिमम इज ग्रेटर देन C, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, आप लिख दोगे A माइनस C हो जाएगा ना। अरे इसके जगह R2 मिनिमम की जगह A रख दिए, या A ग्रेटर देन कितना हो गया, ये कंडीशन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑप्शन में, हमेशा 2C से A अधिक होना, यानी जो क्रिटिकल एंगल दिया होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, A से अधिक, तभी जाके होगा। ये जीमेंस में कई बार, नीट वगैरह में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कंडीशन है किसके लिए, किसी भी प्रिज्म में TIR के लिए, किसी भी प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए A इज ग्रेटर देन हमेशा 2C होना। समझ पाए कैसे हुआ है, देखो पहली बात तो TIR हमेशा तब होता है जब I की वैल्यू हमेशा C से, ये कंडीशन सबको याद है। तो I मतलब यहाँ पे ये R2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, हमेशा C से अधिक होना चाहिए। तो R2 की वैल्यू C से अधिक का मतलब यह है कि R1 हमेशा, चूंकि वेरिएबल है, I की वैल्यू चेंज करोगे तो R1 की वैल्यू चेंज, R2 की वैल्यू चेंज, तो हम R2 की कौन सी वैल्यू लें कि जिससे क्या हो जाए, C इससे बड़ा हो जाए। तो R2 का हम सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे, उससे नीचे की वैल्यू
नहीं होगा। तो R2 मिनिमम क्या हो गया, C से बड़ा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे R2 मिनिमम ये तो हो गया, लेकिन R2 इक्वल टू क्या पड़े हो, A माइनस R1। तो ये R2 मिनिमम कब होगा, जब R1, क्योंकि R1 की वैल्यू चेंज कर रहे हो और R1 की वैल्यू आएगी, इसीलिए इक्वेशन लिया गया, क्योंकि R1 फिक्स हो गया कि R1 की एक फिक्स वैल्यू आ गई जहां पे R2 मिनिमम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जब बढ़ाते जाओगे तो हो जाएगा। तो R2 मिनिमम कब होगा, जब R1, और R1 मैक्सिमम मतलब I मैक्सिमम, और I मैक्सिमम मतलब 90 अंश, और उसका मतलब C। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे R1 की जगह, जब I 90 होगा तो R1 क्या हो जाएगा, तुम्हारा C हो जाएगा ना। अरे भाई I 90 करोगे तो R1, यही होता ना, इंसिडेंट एंगल जैसे ही 90 होता है वैसे ही वो C हो जाता है। R2 मिनिमम क्या हो जाएगा, A माइनस C। R2 मिनिमम के जगह क्या लिख दोगे अब, यहाँ पे जो लिखे हो A माइनस C, सही है ना ये। ठीक, ये आपका कंडीशन हो गया किसके लिए,